क्या बताऊँ यार, मुझे तो पेरिस की ट्रिप में बहुत मजा आया। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर बच जाऊं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है ना। जानती हो रिया, मैंने तेरे और ऋषभ के फोटोज भी देखे थे। बहुत प्यारे लग रहे थे तुम दोनों भी। और वो फोटो जो तुमने आईफिल टावर के पास खींची थी, वो भी बहुत सुंदर आई थी। हाँ सुमन, थैंक यू सो मच। हम वहां पर पूरे 15 दिन थे। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था वो। और ये सब मुझे अपने मिडिल क्लास मायके में रहकर कभी नहीं मिलता। इसीलिए मैं हमेशा से ही एक बिजनेसमैन पति चाहती थी, जिसका प्यार जताने का तरीका ऐसा हो। चलो अच्छा है, मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुझे जैसा पति चाहिए था वैसा ही मिला है। हाँ सुमन, तू बता, तेरा हनीमून कैसा रहा? शिमला मनाली गई थी ना तू? कितने दिनों के लिए थी तू वहां पर? मैं तो बस 5 दिनों के लिए ही गई थी। ट्रैवलिंग को मिलाकर 3-4 दिन पकड़ ले। वैसे मेरा हनीमून भी अच्छा ही रहा। अरे पर ट्रिप से आने के बाद व्यक्ति एकदम जोशीला और खुशी से भरा हुआ होता है। लेकिन तू तो एकदम ढीली सी लग रही है। आखिर क्या बात है? खुश तो है ना तू? अरे सब कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे चुप कर। अपनी इतने सालों वाली पुरानी सहेली से झूठ बोलेगी क्या तू? तुझे मैंने पहले ही कहा था कि तू भी मेरी तरह किसी बिजनेसमैन से शादी कर ले। लेकिन तूने तो अपनी परिवार की मानी और एक सरकारी नौकरी वाले से शादी कर ली। हाँ जानती हूँ रिया कि तूने मुझे ये बात पहले भी कही थी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे अब भी अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। शादी को लगभग अब 1.5 महीना हो चुका है और मुझे अतुल के साथ रहना अच्छा लगता है। वो काफी समझदार और केयरिंग है। बस यही है कि अभी उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, तो अब हम ज्यादा कहीं घूमने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शादी के लिए उसने बहुत सारी छुट्टियां जो ली थी। हाँ सुमन, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ। वैसे तेरा अच्छा है। तेरा पति तो अपने मन का मालिक है। जब चाहे तब छुट्टी ले सकता है और वो तुझे घुमाने भी ले जा सकता है। वही तो। इसीलिए मुझे तेरी ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। काश तूने मेरी बात सुन ली होती। नहीं रिया, तू मुझे गलत वे में मत ले। मैं सच में बहुत खुश हूँ। 3-4 दिन ही सही, लेकिन मैंने हर एक मिनट बहुत अच्छे से और खुशी से जिया है। अच्छा, तो फिर तेरा चेहरा इतना डल क्यों लग रहा है? अरे जब से मैं ट्रिप से आई हूं ना, मुझे ठीक से आराम करने भी नहीं मिल पाया। मैं तो बस काम पे काम ही किए जा रही हूँ, और कुछ नहीं। शायद इसीलिए तुझे मेरी शक्ल इतनी डल लग रही है। खैर जो भी हो, अब तो तेरी शादी उससे हो ही चुकी है, तो अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे अच्छी बात यह है कि तू उसके साथ खुश है। दिन गुजरते जाते हैं, ऐसे ही एक रोज। क्या बात है, आज दोनों के दोनों इतना सच धज कर कहाँ जा रहे हो? अरे माँ जी, वो मेरी एक फ्रेंड है, विपाशा नाम है उसका। उसकी रिसेप्शन पार्टी है, तो हम दोनों वहीं पर जा रहे हैं। शादी के बाद ऋषभ और मैं पहली बार एक साथ मेरे फ्रेंड के सामने जा रहे हैं। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। हाँ माँ जी, मेरे सारे फ्रेंड्स इससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि शादी आउट ऑफ सिटी होने के कारण लगभग मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी शादी अटेंड ही नहीं कर पाए थे। हाँ तो कोई बात नहीं ना, आज मिल लेंगे सब। हाँ माँ जी, वो तो है। वैसे मैं भी तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन उसके लिए हमें जल्दी निकलना होगा। अगर तुम यहीं पर माँ के साथ गप्पे लड़ाती रही, तो हम दोनों तो सीधा रिसेप्शन पार्टी खत्म होने के बाद ही पहुंचेंगे। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो ऋषभ। हम वहां पर जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो माँ जी, हम निकलते हैं। बाय। रिया और ऋषभ निकल ही रहे होते हैं कि उतने में अचानक से ऋषभ को एक कॉल आ जाता है। अरे क्या हुआ ऋषभ, हम चलते चलते रुक क्यों गए? कौन था फोन पर? सॉरी रिया, लेकिन मुझे अर्जेंटली दिल्ली के लिए निकलना होगा।
जिस इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ अगले हफ्ते मीटिंग थी, अब वो आज रात को ही होने वाली है। अरे नहीं, इस कमबख्त मीटिंग को अभी हमारे बीच आना था क्या? मैं कितनी एक्साइटेड थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स तुमसे मिलेंगे, लेकिन अब सारा मजा किरकिरा हो गया। आई एम रियली सॉरी डियर, लेकिन अब क्या करूं? बिजनेस संभालना भी तो उतना ही जरूरी है ना। हम अगली बार में लंच या डिनर पर बुला लेंगे उन सबको, और तभी मैं उन सबसे मिल भी लूंगा। एकदम अच्छी पार्टी देंगे हम उनको। ठीक है ऋषभ, आई जस्ट होप कि वो दिन बहुत जल्द आ जाए जब तुम और मेरे सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलो। आर्या, वो दिन बहुत ही जल्द आएगा, और माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी के लिए यहाँ से निकलना होगा। बाय बेबी, एंड टेक केयर। यू टू ऋषभ। जब ये सब रिया सुमन को बताती है, तभी अब क्या कर सकते हैं? बिजनेसमैन से शादी करने का आइडिया तो तेरा ही था ना, और अब शादी की है तो वक्त के लिए तुझे तड़पना तो पड़ेगा ही। लास्ट मिनट पर मीटिंग होना, ये तो बस एक मामूली सा उदाहरण है। और भी ऐसे कई सारे कारण हैं जिस वजह से एक बिजनेसमैन पति अपनी पत्नी को ठीक से वक्त नहीं दे पाता। अब वो जो भी हो, लेकिन मुझे उसके क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टनर पर बहुत गुस्सा आ रहा है। यार, कितनी इच्छा थी मेरी कि मैं उसे अपने फ्रेंड के सामने लेकर जाऊंगी और सबसे मिलवाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें लास्ट मिनट पर अर्जेंटली दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। चल कोई बात नहीं, दिल्ली ही तो गया है ना, आ जाएगा वापस। थोड़ी ना वो कहीं भागा जा रहा है, और ना ही तेरे फ्रेंड्स कहीं भागे जा रहे हैं। इसीलिए सब्र रख, सब अच्छे से हो जाएगा। हाँ यार, अब तो मैं बस वही कर सकती हूँ। चल रिया, अभी मुझे कॉल कट करना होगा। अतुल ने कहा था कि आज वो ऑफिस से रोज की तरह 7 बजे नहीं, बल्कि 6 बजे ही आ जाएगा। तो उसके लिए चाय और पकोड़े बनाने हैं। फिर हम दोनों साथ में बैठकर चाय पकोड़े खाएंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। और तुझे पता है, आज तो हम दोनों के सिवा घर पर कोई भी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अपना क्वालिटी टाइम अच्छे से एंजॉय करो। मेरा क्या है, मेरा पति तो अब दिल्ली चला गया, लेकिन तेरा तो पति सरकारी नौकरी करता है ना, तो कैसे भी करके शाम में वापस घर आ ही जाता है। और एक मेरा व्यापारी पति घर से निकलने के बाद वापस कब घर लौटेगा, ये तो राम ही जाने। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन उसका काम खत्म ही नहीं होता। समझ सकती हूँ रिया। चल, अब मैं फोन रखती हूँ। बाय। फिर कुछ दिनों के बाद जब रिया का जन्मदिन आता है, तभी घर में रॉयल पार्टी का आयोजन किया जाता है। पूरा घर आज बहुत ही सुंदर लग रहा है। तुमने तो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है बेटा। मैंने टाउन की सबसे बेस्ट डेकोरेटर को बुलाया था माँ जी। सही है। वो देखो, तुम्हारी सहेली सुमन और उसका पति भी आ गया। अरे वाह सुमन, हैप्पी बर्थडे रिया। ये ले तेरा तोहफा। जन्मदिन मुबारक हो रिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ जो तुम दोनों टाइम से आ गए। वैसे ऋषभ भाई कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल ऋषभ बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में कल ही हैदराबाद गया हुआ है, तो अब वो सीधे 3 दिनों के बाद लौटेगा, जिस कारण इस बार वो मेरे बर्थडे पर नहीं आ पाएगा। मैं तो उसे बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम भी तो उतना ही जरूरी है ना, उसे भी तो नहीं टाल सकते, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। आप बताइए बैंकर साहब, आपका काम कैसे चल रहा है? भगवान की कृपा से सब एकदम बढ़िया चल रहा है। तुम तो आती ही नहीं सुमन से मिलने, पर पिछले 3 महीनों में ये तुमसे मिलने के लिए दूसरी बार आ रही है। माना कि हमारा घर तुम्हारे बंगले की तरह इतना आलीशान नहीं है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, जिसके प्यार से आपको बहुत खुशी होगी। सो प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए, आपका इंतजार रहेगा। आई एम सो सॉरी अतुल, बहुत सी चीजें चल रही थी तो मैं उसी में बिजी थी,
पर अगले हफ्ते में पक्का आ जाऊंगी। वो भी ऋषभ के साथ ही आऊंगी। ठीक है रिया, जरूर आना। बर्थडे सेलिब्रेशन धूमधाम से किया जाता है। तभी पार्टी के बीच में, मैं जानती हूँ रिया कि ऋषभ को अपना बिजनेस संभालना है, जिस कारण वो तुझे ठीक से समय नहीं दे पाता है। पर ये बात नॉर्मल दिनों में समझ आती है, लेकिन आज के दिन तो उसे तेरे साथ होना चाहिए था ना। बस इतनी बड़ी सी पार्टी के लिए पैसे पे करना और एक्सपेंसिव तोहफे देना ये प्यार नहीं होता। वक्त देना भी उतना ही जरूरी होता है। मैं तेरी चिंता समझ पा रही हूँ बहन, लेकिन मुझे इन सब से कोई परेशानी नहीं है। और तुझे किसने कहा कि एक्सपेंसिव तोहफे और पैसे देना प्यार नहीं होता? बिल्कुल होता है। सबके लिए प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। रुक जा, मैं 1 मिनट में उन गेस्ट से मिलकर आती हूँ। बेचारी रिया, इसे तो यही लगता है कि यही प्यार है, लेकिन थोड़े ही दिनों में इसे सब समझ आएगा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। खैर, ये तो अब भी नादान है, लेकिन इसको वक्त सब सिखा देगा। ऐसे ही एक रोज जब दोनों सहेलियां वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, तभी अरे मैं यहाँ पर मेकअप कर रही हूँ और तू वहां पर मसाला पीस रही है। पगली कही की। वो अब क्या करूं मैं? मेरे ससुराल में तेरी तरह ढेर सारे नौकर चाकर नहीं है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सो तो है, और इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि बिजनेसमैन से ही शादी कर ले। पर तुझे तो सिक्योर फ्यूचर देने वाला सरकारी पति ही अच्छा लगा। पर मेरा फैसला गलत नहीं रहा। मैं आज भी अपने फैसले पर बहुत खुश हूँ। रोज सुबह उठकर मैं अतुल का लंच बनाती हूँ, फिर नाश्ते की तैयारी, फिर वो बैंक चला जाता है। बीच बीच में वो मुझे फोन या वीडियो कॉल करता है। कभी कभी काम से आते आते वो मेरे लिए जूही मोगरा तो कभी समोसे कचौरियां लेकर आता है। और मैं भी पूरा दिन बीत जाने का इंतजार करती हूँ कि कब शाम होगी और कब मेरा पिया घर आएगा। इसलिए मैं अपने सारे काम जल्दी निपटा लेती हूँ, ताकि मुझे शाम में अपने पति के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सके। 9 साढ़े 9 बजे तक रसोई की साफ सफाई कर देती हूँ। फिर माँ जी और पापा जी अपने कमरे में जाकर जल्दी से सो जाते हैं। फिर मैं और अतुल दोनों आंगन में या छत पर बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। कभी चाय कॉफी की चुस्की लेते हुए, तो कभी कुल्फी या अमरस खाते हुए, और फिर रात को चैन की नींद सो जाते हैं। ओ गॉड, यही सेम रूटीन तुझे रोज रोज रिपीट करने में बोर नहीं होता क्या? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होता। उल्टा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं 2 दिनों के लिए अतुल के साथ गाँव गई थी। वहां जाने के बाद मुझे 2-3 घंटे में ही इतना बेकार लगने लगा और मेरा मन बोलने लगा कि कब मैं वापस शहर में आऊंगी और कब मैं मेरी वही रोज की बोरिंग रूटीन शुरू करूंगी। और सच कहूं तो यही सबसे बेस्ट होता है। मुझे तो अपनी सिंपल सी बोरिंग लाइफ भी बहुत प्यारी और सुंदर लगती है, जैसी जिसकी सोच। लेकिन मुझसे तो ऐसा बिल्कुल भी रहा नहीं जाएगा। मुझे तो हर 2 दिन में किसी नई जगह पर जाने का मन करता है, और अगर मैं वैसा ना करूं तो मेरा जी मचलने लगता है। लेकिन बाद में कॉल कट होने के बाद रिया सुमन की बातें सुनकर बहुत सोच में पड़ जाती है। वैसे देखा जाए तो अतुल भले ही सरकारी नौकरी वाला है, पर वो सुमन से कितना प्यार करता है। वहीं अगर ऋषभ को देखा जाए तो वो तो घर से बाहर निकलकर मुझे भूल ही जाता है कि उसकी कोई बीवी भी है। और वहीं दूसरी तरफ अतुल है, जो बैंक जाकर भी सुमन को 2 से 3 बार कॉल करता है। उसके लिए कितनी प्यारी प्यारी चीजें लाता है वो। और रात में भी दोनों चैन से बैठकर गप्पे मारते हैं। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने और ऋषभ ने आखिरी बार इतनी लंबी बातें कब की थी। जनाब के पास इतना वक्त ही कहाँ पर है। हे भगवान, अब मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। ये तो क्या बोल रही है रिया? अपनी सास को दरवाजे पर खड़ी देखकर रिया बहुत हैरान रह जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें।
और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। स्वरा के ससुराल में उसकी सास लता, पति मुकुंद और ननंद रूही रहती है। रूही को चुगलियां लगाकर मजे लेने की बुरी आदत होती है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो स्वरा, शिमला की टिकट्स। हमारी सेकेंड एनिवर्सरी के मौके पर हम दोनों शिमला घूमने जा रहे हैं। वाओ, क्या बात है मुकुंद। बड़े लंबे समय से हम कहीं साथ घूमने ही नहीं गए। 2 महीने पहले गाँव गए थे, लेकिन तभी इतना साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाए हम। पूरी फैमिली भी साथ में थी ना, शायद इसीलिए। लेकिन इस बार हम दोनों को जितनी चाहिए उतनी प्राइवेसी मिलेगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं भी। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये सरप्राइज? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मुकुंद। माँ और रूही को आज डिनर के वक्त बता देंगे। हाँ, वो दोनों भी उतने ही खुश होंगे। देखना, उन दोनों की ये सारी बातें दूर खड़ी रूही चुपके से सुन लेती है। अच्छा जी, दोनों मियाँ बीवी बड़े ही खुश लग रहे हैं। बड़े दिन हो गए हैं, घर में कोई कलेश भी नहीं हुआ है। ऊपर से मुझे बोर भी हो रहा है, इसलिए अब मैं ही थोड़ा तड़का लगा देती हूँ। फिर आज रात को डिनर पर बहुत मजा आएगा। फिर रूही जाकर लता के कान भरने लगती है। आपको पता है माँ, अब यहाँ भाभी और भैया के लिए उनकी पसंद के तिल वाले लड्डू बना रही हूँ। और वहाँ पर वो दोनों आपके और मेरे बारे में कितना गलत गलत बोल रहे हैं। उनकी बातें सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो छोटी हूँ ना, तो उन दोनों के खिलाफ जाकर कुछ बोल भी नहीं सकती। इसीलिए दुखी होकर मैं आपके पास चली आई। अरे क्या हुआ है? ऐसा क्या कह दिया उन दोनों ने? जरूर तू कुछ गलत सुनकर आई होगी, या फिर किसी सही बात का गलत मतलब निकाला होगा तूने। अरे वो दोनों हमारे बारे में गलत कैसे बोल सकते हैं? तू भी ना रूही, कुछ भी बोलती रहती है। आपको पता है माँ, वो दोनों अपनी सेकेंड एनिवर्सरी मनाने के लिए शिमला जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखते ही देखते उनकी शादी को 2 साल हो गए। अब बस जल्द से जल्द इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, यही प्रार्थना है मेरी। आप बस उनके लिए प्रार्थनाएं करती रहो। और वो दोनों, उनके मन में आपके लिए कितनी खटास भरी हुई है। अरे नालायक लड़की, अपने भाई और भाभी के बारे में ये सब क्या बोल रही है तू? वो दोनों आपस में इसी शिमला ट्रिप की बातें कर रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि वो दोनों हमें साथ में नहीं लेकर जाना चाहते, क्योंकि हमारे कारण उन्हें प्राइवेसी नहीं मिलती। और भाभी, वो तो इसी बात का इंतजार कर रही है कि कब मेरी शादी हो जाए और कब आपका विकेट गिर जाए, ताकि ये घर खाली हो जाए और यहाँ पर बस उनका ही राज हो। क्या स्वरा बहू ने ये सब कहा? लेकिन तब हमारा बेटा क्या कर रहा था? मौन होकर चुपचाप सुन रहा था। हाँ माँ, दोनों के दोनों हमारे सामने कुछ और ही बनते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना, भाभी के आने के बाद भैया पूरी तरह बदल चुके हैं। अरे मैं तो ये बात 2 साल पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन अब आपको 2 सालों के बाद समझ आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे बच्चे हैं और वो मेरे बारे में इतना गलत नहीं बोल सकते। उन्होंने यही कहा है माँ। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आप उनके सामने मेरा नाम मत लेना, वरना वो दोनों मेरे खिलाफ बुरी बुरी बातें करेंगे और आगे जाकर वो मुझे ही टारगेट करेंगे। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। उनके मन में मेरे लिए इतनी खटास भरी हुई है, और ये बात किसी धोखे से कम नहीं है। फिर रात के समय स्वरा और मुकुंद लता को शिमला ट्रिप के बारे में सब बता देते हैं। और तभी, अरे बस करो, मुझे कुछ भी मत बताओ। अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ माँ, सब ठीक तो है ना? अब कुछ भी ठीक नहीं रहा। मैंने तुम दोनों के लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया है। अरे दिन रात तुम दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, और तुम दोनों मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कितना गलत सोचते हो।
अरे मैं तो तुम दोनों को अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम दोनों के मन में मेरे लिए एक कौड़ी का भी अच्छा भाव नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हम दोनों आपको भगवान समान मानते हैं। आपके बिना कुछ भी नहीं हमारा। हाँ माँ, आपके मन में ऐसा बुरा ख्याल आया भी कैसे? आज तक हमने हर एक चीज में पहले आपको रखा है। भगवान जी के बाद अगर मैं किसी की पूजा करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की करता हूँ माँ। अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? तुम दोनों को मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। आज मैंने कमरे के बाहर खड़े रहकर तुम दोनों की सारी बातें सुन ली कि कैसे तुम दोनों मुझसे और रूही से परेशान हो चुके हो और उसकी शादी की और मेरे मरने की राह देख रहे हो ताकि ये घर खाली हो जाए और तुम दोनों को अपनी प्राइवेसी मिले। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? और ये सब आपने कब सुना? हमने आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और नहीं तो क्या, उल्टा हमने तो ये सोचा था कि आप दोनों को ये बात बताने पर आप दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। और माँ जी, प्लीज गलतफहमी मत पालिए। भगवान जी की सौगंध, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। तो फिर आप ये सब क्यों कह रही हो? चुप हो जाओ। मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची है, इसीलिए तुम दोनों मुझसे बात ही मत करना और ना ही मुझे मनाने की कोशिश भी करना। अगर मेरे प्रति अब भी थोड़ी सी इज्जत या प्यार बचा हो तो तुम दोनों मुझसे दूर ही रहो। माँ, ऐसा मत कहो ना माँ। क्या हो गया है आपको? हाँ माँ जी, हमारी बात तो सुनिए। लता गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और ये सब देखकर रूही को बहुत खुशी मिलती है और स्वरा ये बात नोटिस कर लेती है। ये सब क्या हो रहा है स्वरा? माँ के मन में अचानक से ये सब ख्याल कैसे आ गया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मुकुंद। जब माँ जी हमसे झगड़ रही थी तभी रूही के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने इस पूरे झगड़े में एक शब्द भी नहीं कहा। हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि रूही ने ही माँ जी के कान भरे हैं। इससे पहले भी जब 2-3 बार माँ जी ने हमारे साथ झगड़े किए हैं तो वह सब के सब बेबुनियाद ही थे और हर लड़ाई में रूही हंसा करती थी। क्या तुम भी स्वरा? जस्ट बिकॉज रूही हंसती है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इन सब में उसका हाथ है। अरे वो तो अभी भी बच्ची है यार। वो कोई बच्ची नहीं है मुकुंद। अब तो उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है। माँ जी, तुम उसे इतने सालों से नहीं समझ पाए हो जितना मैंने उसे 1.5 से 2 सालों में पहचान लिया है, वो भी एकदम बारीकी से। नहीं स्वरा, ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। किसी ने माँ को हमारे खिलाफ भड़काया है। वैसे भी लोगों को अच्छे घरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। घर में चल रहे इस कलेश को देखकर रूही को बहुत अच्छा लगता है। आज तो मजा ही आ गया यार। बस पॉपकॉर्न की कमी थी। अगर वो होते तो वो खाते खाते मैं झगड़े देख लेती और उन तीनों के मजे लेती। और अब तो रोज घर में कलेश होगा। और वही होता है, बात बात पर लता स्वरा और मुकुंद को तानी देती है और वो उन दोनों से लड़ती रहती है और इस चलती आग में रूही अच्छे से अपने हाथ सेकती रहती है। ऐसे ही एक दिन, ये सब क्या है भैया? देखना रूही, माँ ऑलरेडी काफी ज्यादा उदास है। ना जाने किस तरह उन्हें ये गलतफहमी हुई है। और अब तो उनका जन्मदिन आने वाला है, तो उसी खुशी में मैंने उनके लिए ये सारे महंगे महंगे तोहफे मंगवाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी आप लोगों के बीच का ये मनमुटाव देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। घर में सभी साथ खुशी से रहे तो घर में एक रौनक लगती है, वरना तो घर में मातम सा माहौल छाया रहता है, जैसा अभी हमारे घर में छाया हुआ है। और उन्हें, और अब तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस जन्मदिन के मौके पर माँ को जो भी गलतफहमी हुई है उन्हें भुलाकर स्वरा और मेरे साथ फिर से बात करना शुरू करे। जरूर करेगी भैया, सब अच्छा होगा, देखना आप। लेकिन रूही फिर से जाकर लता के कान भर देती है। क्या? हाँ माँ,
वो दोनों आपके लिए ढेर सारे तोहफे लाए हैं। साथ में ये भी कह रहे थे कि अगर इस घर में रहना है तो इस बुढ़िया को तो खुश करना होगा, वरना मरने से पहले जायदाद नहीं देगी ये। इसीलिए फॉर्मेलिटी के तौर पर तोहफे लाए हैं उन्होंने। भाभी तो ये बोल रही थी कि ये बुढ़िया तो है ही लालची, 4 तोहफे देकर तुरंत माफ कर देगी। ये सब सुनकर लता और भी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। और फिर रात के 12 बजे जब वह दोनों केक और तोहफे लेकर लता के कमरे में आते हैं, तभी वो सारे तोहफे फेंक देती है। ये आपने क्या किया माँ? वही किया जो मुझे करना चाहिए। अरे तुम दोनों ने ये सब बस नाम के लिए किया है। और क्या कहा था तूने? कि मैं लालची हूँ। 4 तोहफे मिलते ही खुश होकर मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगी। तो अब सुन लो, मैं तुम दोनों को जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत हो गया तुम दोनों का। चलो निकल जाओ मेरे कमरे से। आपको आखिर क्या हो गया है माँ जी? जो हमने कहा तो क्या, कहने के बारे में कभी सोचा भी नहीं और ना ही कभी सोच सकते हैं। वो सब आप बोल रही हो कि ये सब हमने कहा है। भला मैं आपको लालची क्यों कहूंगी? आपको कौन भड़का रहा है हमारे खिलाफ? बताइए माँ जी। वो जो कोई भी हो, लेकिन तुम दोनों के असली रंग मेरे सामने आ चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे ही घर पर मैंने आस्तीन के सांप पाल के रखे हैं। लता उन दोनों को बहुत सुनाती है और इस बार स्वरा के साथ साथ मुकुंद भी देख लेता है कि रूही कमरे के बाहर खड़ी रहकर ये सब देखकर बड़ी खुश हो रही है। फिर कुछ दिनों के बाद जब स्वरा अपने मायके गई होती है, तभी अरे भैया, आप यहाँ बैठकर भाभी का वार्डरोब साफ कर रहे हो और वहाँ मार्केट में भाभी 4 लोगों में आपकी बुराई कर रही है क्या? और नहीं तो क्या। आज जब मैं मार्केट गई थी, तभी मुझे वहां पर भाभी और उनकी माँ दिखी। कह रही थी कि बड़ा ही घटिया पति है मेरा, इतना कमाता भी नहीं है, ये एकदम नल्ला है। सास तो एकदम चुड़ैल है चुड़ैल। मन करता है कि तलाक देकर कहीं जाकर दूसरी शादी कर लूं। क्या? ये सब स्वरा कैसे बोल सकती है? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है भैया? भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना भी है सब कुछ। काश मैं ये सब रिकॉर्ड कर लेती। और ये सब अभी आधे घंटे पहले ही हुआ है। क्या बात है रूही, बड़ी ही अच्छी आग लगा देती हो तुम। ये तूने सही नहीं किया रूही। रूही स्वरा को देखकर बहुत घबरा जाती है और साथ ही वहां पर लता भी मौजूद होती है। अरे भाभी, आप यहाँ पर? आप तो 2 दिनों से अपने मायके में हो ना? और कल आने वाली थी आप। मैं तो आज ही आई हूँ रूही, वो भी 2 घंटे पहले। और तुम कौन से आधे घंटे पहले की बात कर रही हो? जबकि मैं तो यहाँ 2 घंटे पहले ही आ गई हूँ। और मुझे समझ आ गया था कि तुम मेरे ही बारे में चुगली कर रही हो। इसीलिए मैंने फौरन माची को बुलाया। अरे ये भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर मैंने इन्हें भगवान जी की कसम दी और तब जाकर ये यहाँ पर आई है। देखा माँ जी, कैसे आपकी लाडली चुगलियां कर रही है ताकि मेरे और मुकुंद के बीच झगड़े हो जाए। ठीक इसी तरह इसने आपके और हमारे बीच में फूट डाली है। क्यों रूही, अब तो चुप क्यों हो गई? बोल ना, अब भी कुछ कहना बाकी है क्या? वो दरअसल वो मैं वही मैं सोचूं कि मेरे इतने नेक और संस्कारी बच्चे मेरे बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हैं। मेरा दिमाग तो इस बात को मान गया था, लेकिन मन नहीं। वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और आज तेरी ये काली करतूत अपनी आंखों से देखकर मुझे सब समझ आ गया है कि घर में हो रहे झगड़े का कारण तू ही है। रोहित चुप होकर शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ी रहती है और लता उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। देखो रोहित, अगर तुम्हें मनोरंजन चाहिए तो टीवी देखो या फिर कोई मूवी देखो। मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन तुम तो इतनी बेशर्म हो कि अपने ही परिवार में चुगलियां लगाकर कलेश कराती हो। और ये देखकर तुम्हें बहुत खुशी होती है।
अरे मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन अब बस बहुत हो गया ये सब। पर अब इसका एक ही फैसला लिया जाएगा। इसने ये जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, और इसकी इस गलती के लिए मैं आज तो क्या, इसे जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगी। कैसा फैसला माँ? प्लीज माफ कर दो ना मुझे। प्लीज माँ, मैं ये सब करना बंद कर दूंगी। भैया भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तू अब इस घर में नहीं रहेगी। बहुत ले लिया तूने मायके के मजे। अब जा, जाकर ससुराल में रहे। दबाव में रहे वहां पर तू। तुझ जैसी को तो एकदम कठोर ससुराल मिलना चाहिए, तभी जाकर तू सीधी होगी। नहीं माँ, ऐसा मत करो ना। मुझे मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी माँ। अभी अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। मुझे थोड़े मजे करने हैं माँ। सबके मजे ही लेते बैठेगी क्या? अब तेरी बारी है, जहाँ सभी लोग तेरे मजे लेंगे। बिल्कुल सही कह रही है माँ। अब शादी के बाद ही तुम सही हो जाओगी, क्योंकि तुम हमारी बातों से तो सुधरोगी नहीं। नहीं भैया, मैं पूरी तरह सुधर जाऊंगी, लेकिन प्लीज माँ, इतनी जल्दी मेरी शादी मत कराओ ना। अरे चुप हो जा। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है पिछले हफ्ते, उन्हीं के साथ फिर से बात करती हूँ। मेरी सहेली है मीनाक्षी, उन्हीं के पहचान के लोग हैं। और तुम दोनों मुझे माफ कर दो बच्चों। इस करमजली की चुगलियों के कारण मैंने तुम दोनों को ना जाने क्या कुछ नहीं कहा। अरे नहीं माँ जी, प्लीज ऐसे माफी मत मांगिए। आपने जो कुछ भी कहा है या फिर जो कुछ भी किया है, सब कुछ गलतफहमी का शिकार होकर किया है। और फिर आप तो हमारी माँ हो। आपकी 100 गालियां भी हमें मंजूर है माँ। आपका हक है वो। इसीलिए प्लीज माफी मांगकर हम पे ये पाप मत चढ़ाइए। कई बार मिन्नतें करने के बावजूद भी लता रूही की एक नहीं सुनती, और वो उसकी शादी करा ही देती है। उसके ससुराल में सास जया, ससुर सुरेश, तलाकशुदा ननंद गीतांजलि और पति अभिनव रहते हैं। अरे बहू, तू यहाँ आराम से टीवी क्या देख रही है? थोड़ी ही देर में सुरेश जी के दोस्त आने वाले हैं, तो उनके लिए नाश्ता कौन बनाएगा? अरे क्या अब्बी माँ जी, कितने सारे स्नैक्स पड़े हैं, वही चुपका देंगे ना। नहीं रूही, हम कुछ कहते नहीं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी हर एक काम में कामचोरी करती रहो। सुरेश जी और उनके दोस्तों को तली भुनी हुई चीजें खाना मना है, इसलिए कुछ अच्छा और सादा नाश्ता बनाओ जिसमें तेल और मसाले ना के बराबर हो। अब चलो जल्दी उठो, वरना ये टीवी मुझे ही बंद करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी। गुस्से में उठकर रूही रसोई में नाश्ता बनाने जाती है। ये सब मेरे मायके वालों के कारण हुआ है। भाभी को तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। ना ही वो मेरा पर्दाफाश करती, और ना ही माँ मेरी इतनी जल्दी शादी करा देती। इधर आकर मुझे यूं नौकरानी की तरह ये सब करना पड़ रहा है। कहाँ मैंने ख्वाब देखा था एक अमीर घर की बहुरानी बनने का, और कहाँ मैं एक मिडिल क्लास घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। बहू, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? पापा जी, आप यहाँ पर? मैं तो बस अकेले में आपके और माँ जी के गुणगान ही गा रही थी। मर गई रे, कहीं इस टकले बुड्ढे ने मेरी सारी बात सुन ना ली हो। काफी अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ कुछ और कहने आया हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुमने केवल अपनी सास के लिए ही नई साड़ी लाई है, और मेरे लिए कुछ भी नहीं। अच्छा वो, दरअसल पापा जी, वो मैंने नहीं लाया, अभिनव लेकर आए हैं। 2 दिनों पहले वो बाहर गए थे ना, बिजनेस ट्रिप पर, तो वहीं से लेकर आए हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? आने दो उसे दफ्तर से, आज तो उसकी अच्छे से खबर लूंगा मैं। जी पापा जी। बाप रे, आज तो मैं बाल बाल बच गई। खुद की बेटी को तो जल्दी एक काम भी नहीं बोलती, तलाक लेकर यहाँ आराम से बैठी है। लेकिन मैं उसका आराम नहीं देख सकती। मैं यहाँ पर भी सबके बीच फूट डालकर कलेश कराऊंगी। फिर ये सभी लोग मुझे घर के बाहर निकालेंगे, और इस तरह मुझे मायके जाना ही पड़ेगा।
वो लोग तो मुझे ले ही लेंगे घर में। बड़े आए मेरी शादी कराने वाले, फिर से जाऊंगी मैं उनके पास, उन सबकी छाती पर मूंग डलने। रूही अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है और वो सबसे पहले गीतांजलि के पास जाकर चुगली करती है। क्यों? हाँ दीदी, माची अपनी सहेली से कह रही थी कि उन्हें अब पोच लगने लगी हो। शादी तोड़कर नाम खराब तो किया ही है, अब आप यहाँ रहकर उन्हें और तकलीफ दे रही हो। आप उनके द्वारा दिखाए गए नए लड़कों को रिजेक्ट भी कर रही हो ना। उस बात की उन्हें बहुत मिर्ची लग रही है। वो तो बस किसी भी तरह आपकी दूसरी शादी कराकर आपको यहाँ से रफा दफा करना चाहती है। ये माँ ने सही नहीं किया। मेरे सामने तो कितनी अच्छी बनती है और पीठ पीछे लोगों को ये सब कहती है। फिर थोड़ी ही देर बाद गीतांजलि अपना सारा सामान लेकर घर छोड़कर जाने लगती है और यह देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे गीतांजलि बेटा, तू कहाँ जा रही है? आप तो चुप ही रहिए माँ, अब जो चाहती हो वही हो रहा है। मुझे सब पता चल गया है कि कैसे आप अपनी सहेली से मेरे बारे में गलत सलत बोल रही थी। आपके लिए बोझ बन गई हूं ना मैं, इसीलिए अब आपके पास मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। अरे आप तो माँ कहने के लायक भी नहीं हो। अपनी ही बेटी के बारे में ये सब बोलते हुए आपको शर्म कैसे नहीं आई? क्या? जया, ऐसा क्या कहा तुमने अपनी सहेली से? मैंने अपनी सहेली से केवल यही कहा है कि जल्द से जल्द गीतांजलि का अच्छा हो जाए और वो खुशी खुशी अपने जीवन की नई शुरुआत करे। ये बोझ वगैरह कहना तो दूर की बात है, मैं तो ये सब कहने के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोच सकती। गीतांजलि बेटा, मेरा विश्वास कर, मैं तेरी माँ हूँ और भला मैं तेरे बारे में ये सब कैसे बोल सकती हूँ? वही तो सबसे बड़ा धोखा दिया है आपने मुझे। एक माँ होकर आपने अपनी ही बेटी के लिए ये सब कहा है। लेकिन तुझे ये सब किसने बताया? तूने अपनी आंखों से देखा है क्या, या फिर सुना ही मेरी बातों को? नहीं ना, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। जरूर तुझे किसी ने भड़काया है। चोर की चोरी पकड़ी जाने पर वो 100 बहाने बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप अभी बना रही हो। लेकिन मैं आपकी एक बात पर भी विश्वास नहीं करने वाली। जा रही हूं मैं यहाँ से। गीतांजलि बेटा रुक जा। हाँ बेटा, रुक जा मेरी बच्ची, मुझे छोड़कर मत जा। लेकिन गीतांजलि किसी की नहीं सुनती और वो घर छोड़कर चली जाती है और ये सब देखकर रूही खुशी से चहकने लगती है। जया और बाकी घर वाले गीतांजलि को घर लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती और वो अपनी सहेली के पास जाकर रुकती है। मेरा विश्वास कीजिए सुरेश जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जरूर किसी ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है, और भला मैं उसके बारे में ऐसा क्यों कहूंगी? देखो जया, तुम्हें ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। लगभग अपनी आधी जिंदगी बिताई है मैंने तुम्हारे साथ, इसीलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी के लिए ये सब बोल ही नहीं सकती। लेकिन अगर तुमने ये सब नहीं कहा तो फिर गीतांजलि को किसने भड़काया? वही तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तुम अपनी सहेली से बातें कर रही थी तब वहां पर और कोई मौजूद था क्या? हाँ, मेरी सहेली हमारे घर आई थी और तभी घर में कोई भी नहीं था सिवाय रूही के। इसका मतलब ये सब रूही का ही किया धरा है और इसीलिए वो गीतांजलि के जाने के दौरान इतना मुस्कुरा रही थी। सच कहूं तो मुझे उसमें पहले दिन से ही खोट नजर आ रही है। उसकी हरकतें, उसकी तेज जुबान, और तो और मैंने ये भी सुना है कि उसके मायके वालों ने उसकी शादी इसीलिए कराई है क्योंकि वो सबके बीच झगड़े लगाती थी। पर मैंने लोगों की कही बातों पर जरा भी विश्वास नहीं किया। पर अब जब सारी बातों को एक साथ जोड़ दूं तो मुझे उन सब की बातें सही लगने लगी हैं। जहां एक तरफ जया और सुरेश को रूही पर शक हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसके मायके में ना जाने रूही वहां पर कैसे रह रही होगी। सुधर चुकी होगी या फिर वहां भी वही हरकतें कर रही होगी जो वो यहाँ पर किया करती थी। नहीं नहीं,
ससुराल जाकर वो बराबर लाइन पर आ जाएगी, देखना तुम। आशा करती हूँ कि वैसा ही हो माँ जी। अरे माँ, सुरेश अंकल का कॉल आया था और वो कह रहे थे कि फिर मुकुंद वहां रूही ने की हुई काली करतूत के बारे में सबको बताता है। बाप रे, ये लड़की वहां पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। सुरेश अंकल को तो सिर्फ शक हुआ है उस पर, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका और जया आंटी का शक बिल्कुल सही है। अरे वो लोग तो उसकी हरकतें एक दो बार सहन करेंगे और उसे निकाल देंगे वहां से। इस नालायक को तो अब मैं ही अच्छे से समझाऊंगी। फिर अगले दिन लता रूही से मिलने उसके ससुराल चली जाती है और वो उसे खूब समझाती है। देखो माँ, माना कि मैंने मायके में कई सारी गलतियां की हैं, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, यहाँ आकर मैंने कोई चुगली नहीं की है। मैं यहाँ पर एकदम अच्छे से रह रही हूँ। ज्यादा भोली मत बन, समझी ना। तेरे सास ससुर को तुझ पर पूरी तरह शक हो चुका है, लेकिन उन्होंने तुझे सामने से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हमें उन्होंने सब बताया है। मेरा तो फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए समदन जी ने मुकुंद को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। देख रूही, मैं तुझे चेतावनी देकर जा रही हूँ। अब भी समय है, सुधर जा। इतना अच्छा ससुराल मिला है तुझे, वरना ना तो घर की रहेगी ना ही घाट की रहेगी। समझ गई माँ। पर रूही अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाली थी। वो फिर भी चुगलियां करना जारी रखती है। ऐसे ही एक दिन, अभिनव, मुझे तो ये लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। क्या? लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मानता हूँ कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो और मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारे माँ पापा ये बात नहीं मानते अभिनव। वो दोनों आपस में कह रहे थे कि वो तुम्हारी शादी किसी और के साथ करा देंगे। वो दोनों मुझे नापसंद करते हैं। और तो और वो दोनों ये भी कह रहे थे कि तुम तो अब चोरू के गुलाम बन गए हो, उन पर जरा भी ध्यान नहीं देते, जबकि दुनिया में तुमसे अच्छा बेटा और कोई हो ही नहीं सकता। तुम उनकी हर एक छोटी से छोटी बात का कितना ध्यान रखते हो, और वो दोनों तुम्हारे बारे में ये सब कह रहे हैं। मुझसे तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। क्या? उतने में वहां पर जया और सुरेश आते हैं और जया रूही को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे माँ, आपने रूही को थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि ये जो कुछ भी कह रही है, ये सरासर झूठ है। अपने कुल देवता की सौगंध बेटा, हमने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इसने गीतांजलि के पास जाकर भी ऐसे ही कान भरे हैं। फिर घर में भी छोटे मोटे झगड़े लगाए, कभी सुरेश जी और मेरे बीच में, तो कभी तुम्हारे और हमारे बीच में। तुम पर तो हमें पहले से ही शक था, इसीलिए हमने तुम्हारे मायके वालों को बता दिया था, लेकिन तुम उसके बाद भी नहीं सुधरी। नहीं अभिनव, ये दोनों झूठ कह रहे हैं और मुझे तुम्हारी नजरों में बुरा बना रहे हैं। गीतांजलि दीदी के कान मैंने नहीं भरे और मैंने इस घर में कोई झगड़ा भी नहीं लगाया। चुप हो जाओ रूही। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, मगर माँ कभी भी हमारे कुल देवता की झूठी कसम नहीं खा सकती। इतनी झूठी हो तुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और अब बहुत हो गया, निकल जाओ हमारे घर से। सुना ना तुमने? निकलो यहाँ से। मेरा यकीन करो अभिनव, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और माँ जी और पापा जी, प्लीज आप दोनों मुझे बुरा मत बनाइए। आखिर मैंने आप दोनों को क्या बिगाड़ा है? बस करो रूही, निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकालना होगा। इस तरह रूही को अपने ही ससुराल से निकाल दिया जाता है, जिस कारण वो बहुत खुश होती है और वो वापस अपने मायके चली जाती है। यही तो मैं चाहती थी। अब तो मैं मायके जाकर मजे से अपनी लाइफ फिर से एंजॉय करूंगी, और वो अभिनव अब दूसरी शादी करे या कुंवारा ही मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेल लेने गया मेरा ससुराल। रूही को लगता है कि उसके मायके वाले उसे स्वीकार लेंगे,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? वही जो तूने सुना। तू इस घर में नहीं आएगी। तुझे तो मैंने तेरे ससुराल आकर चेतावनी दी थी। सुधरने के लिए कहा था मैंने तुझे, लेकिन तू नहीं सुधरी। ऐसा मत कहिए ना माँ। अगर यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी मैं? आप तीनों के सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन है? प्लीज माफ कर दीजिए ना, और मुझे घर के अंदर ले लीजिए। बाहर बहुत ठंड है माँ। ये माफी जाकर अपने ससुराल वालों से मांग, मुझसे नहीं। क्योंकि मैं तुझसे तभी बात करूंगी जब तू अपने ससुराल वालों से माफी मांग कर एक नए सिरे से शुरुआत करेगी, वो भी अपनी गलतियां सुधार कर। रूही के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो वापस अपने ससुराल चली जाती है और सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। और वो सुधर कर एक नए सिरे से सबके साथ खुशी से रहने लगती है।